यो यो यो, स्वागत है भाइयों अने रियाज पे। एक निकम्मा मोटा राजकुमार प्लस ड्रैगन मार चुकी लेजेंडरी तलवार, और अब तलवार ने उसका बॉडी हाईजैक कर लिया। पुराना योद्धा फंसा है इस फालतू शरीर में। मैजिक हार्ट बनाने की जंग, मामा की पिटाई, रानी माँ का प्यार भरा ड्रामा। क्या ये सुअर प्रिंस अब असली किंग बनेगा या सब चौपट? तो दोस्तों, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल दबाओ, क्योंकि अनी रियाज पे ऐसा मसाला रोज मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। एक आदमी ने बस यूं ही इमॉर्टल एंसेस्टर की पर्सनल तलवार को हवा में लहराया और उसी पल खुद को इतना गहरा घायल कर लिया कि आधा मर ही गया। होश में आने के बाद वो जैसे किसी जादू के वशीभूत हो गया। दिन ब दिन वो बगीचे के बीच में खड़े लकड़ी के खंबे पर तलवार चलाता रहा, जब तक कि एक दिन तलवार की चमक में अचानक एक ऐसी शक्ति नहीं उभरी जो ड्रैगन की परतों को चीरने वाली थी। ये देखकर उत्तर सीमा का सेनापति, जो हमेशा ठंडे ढंग से देखता था, हैरान रह गया। उसे क्या पता था कि वो तलवार जिसने अपने धारक को लगभग मार ही डाला था, वही तलवार जो सैकड़ों साल पहले यहाँ आ चुकी थी और तलवार की नोक में छिपी हुई थी, वो मैं ही था। इन लंबे वर्षों में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने पवित्र तलवार की मान्यता पाने की तीव्र इच्छा रखी, और जिन लोगों ने आखिरकार मुझे उठाया, वे सभी बिना किसी संदेह के अपनी युग के नायक बन गए। जब तक कि एक दिन मुझे लियोनबर्ग नहीं मिला, एक ऐसा लड़का जो किसी अनजान गांव में पैदा हुआ था। उसने मुझे पकड़ा उस तरीके से जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। न कोई तीर्थ यात्रा जैसी श्रद्धा, न लालच भरी महत्वाकांक्षा, सिर्फ एक विश्वास और गर्मजोशी भरा स्पर्श, जैसे हम बचपन से साथ बड़े हों। हमने धुएं से भरे युद्ध के मैदानों को पार किया। इतिहास की किताबों में कभी दर्ज न होने वाले कोनों में सिर्फ हवा और तारों ने जो कारनामे देखे। 1000 साल की बर्फीली चोटी पर बैठा वो विशाल ड्रैगन भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने पर धड़ाम से ढह गया। बर्फ के शिखर की हवा ने उसके खून से सने कपड़े उड़ाए। उन गीतों में जो अब गाए जाने वाले थे, किसी को भी नहीं पता था कि ड्रैगन की परतें चीरने वाला ना तो कोई तलवार थी और न ही कोई इंसान, बल्कि हम दोनों थे। बाद में वो एक देश का राजा बन गया और मैं बन गया ड्रैगन स्लेयर, पवित्र तलवार, जिसकी महिमा गाई जाती थी। लेकिन कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो, आखिरकार वो जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत से बच नहीं पाता। जब मैंने लियोन से सुना कि वो मुझे अपनी आने वाली पीढ़ी की देखभाल करने की वसीयत कर रहा था, तब मैं भी गहरी नींद में सो गया। लेकिन जब मैं दोबारा जागा तो पाया कि आसपास बहुत शोर शराबा है और एक घमंडी सा आदमी मुझे जोर जोर से हिला रहा था। उसने मुझे पकड़कर कहा, आज से तुम मेरे कब्जे में हो, मैं ही इस तलवार का मालिक हूँ। पास खड़े सैनिक उसे समझाने लगे कि राजकुमार, ये हथियार राजा के अलावा किसी को छूने की इजाजत नहीं, ये एक दिव्य शस्त्र है, इसे वापस उसी जगह रख दो। जब मैंने उनके मुंह से राज परिवार सुना तो मैं चौंक गया। ये जो मेरे सामने मुझे पकड़े हुए है, ये मोटा ताजा लालची इंसान इस देश का राजकुमार है। ये विश्वास करना मुश्किल था। फिर मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसकी जांच की, लेकिन जब मैंने उसकी विशेषताएं देखी तो बस निराश हो गया। और जब मैंने नाम पढ़ा, डेरियन लियोनबर्ग, तो समझ गया कि ये मेरे सबसे करीबी दोस्त का वंशज है। ये जानकर मुझे और भी तकलीफ हुई, मेरा वो महान साथी जिसका वंशज इतना निकम्मा निकला। फिर राजकुमार डेरियन ने मुझे ऊंचा उठाकर जोर से चिल्लाया, हे महान ड्रैगन स्लेयर तलवार, मुझे अपनी शक्ति प्रदान करो। कहते ही वो बेतरतीब ढंग से तलवार घुमाने लगा। आसपास के नौकर उसे रोकने की कोशिश करने लगे। राजकुमार महोदय, कृपया शांत हो जाइए, महल के अंदर तलवार निकालना मना है। लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई और डेरियन ने तलवार लेकर उन पर ही वार कर दिया। सब चुप रहो, मुझे हुक्म देने की हिम्मत कैसे हुई? मरना चाहते हो क्या? जैसे ही मुझे इस पवित्र तलवार की शक्ति मिल जाएगी, तुम जैसे निकम्मों की कोई औकात नहीं रहेगी। बात पूरी भी नहीं हुई और वो खुद ही अपना बायां पैर दाएं पैर पर रखकर गिर पड़ा और मेरी तलवार जड़ता के कारण सीधे उसके पेट में जा घुसी। सैनिक और नौकरानियां रोक भी नहीं पाए, बस डर के मारे ये नज़ारा देखते रह गए। सैनिकों ने बिना सोचे समझे राजकुमार को उठाने की कोशिश की। नौकरानी पीछे भागी ताकि इलाज करने वाले को बुला सके। फिर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने तो इस बदमाश को चोट पहुंचाई थी, लेकिन मेरी नज़र क्यों धुंधली हो रही है? डेरियन लियोनबर्ग, राजवंश का पहला उत्तराधिकारी, लेकिन पूरे राज्य में एक भी व्यक्ति उसे राजा देखना नहीं चाहता था, क्योंकि ना उसमें तलवारबाजी की कोई प्रतिभा थी और ना घमंड की कोई सीमा। वो एक मूर्ख, आलसी और हिंसक सुअर जैसा था, और इसी वजह से पूरा राज्य एक काले बादल के नीचे दबा हुआ था।
लेकिन जब वो तलवार से लगी चोट से बेहोशी की हालत से बाहर आया तो कुछ अजीब अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं, क्योंकि हर कोई महसूस कर रहा था कि बड़ा राजकुमार अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब पहले की तरह हर छोटी बात पर मेज उलट नहीं देता और न ही उन गुंडों के साथ फिरता है। क्या मौत के बाद उसे ज्ञान हो गया? शायद थोड़ा समय मिले तो वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन असली डेरियन, जिसके शरीर में अब मैं था, इन बातों से बिल्कुल बेपरवाह था, क्योंकि मैं अभी भी उस सदमे में था कि मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त के वंशज को मार डाला और अब उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। कुछ दिन बाद एक नौकरानी तेजी से आई और बोली, महाराज आ रहे हैं, कृपया जल्दी से तैयार हो जाइए। बात पूरी भी नहीं हुई और पीछे से एक मध्यम आयु का आदमी प्रकट हुआ। उसने मुझसे कहा, सुना है तुम मर मिटने के बाद फिर जीवित हो गए हो, लेकिन तुम्हारी वो शैतानी आदतें जरा भी नहीं बदली लगती हैं। फिर उसने नौकरानी से कहा, तुम जाओ, वैसे भी महाराज ने तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी है। मुझे हैरानी हुई, ये कौन है? मेरी इस हालत देखकर वो बोला, हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता होने के बावजूद तुम्हें अब अनजान बनना पड़ेगा। तब जाकर मुझे समझ आया कि ये इस सुअर का गुरु है। मैंने उसे बताया, मेरी याददाश्त अभी बहुत उलझी हुई है। मैं धुंधला धुंधला जानता हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा। ये सुनकर वो चौंक गया, ये कैसे संभव है? तभी बाहर से आवाज आई, महाराज पधार रहे हैं। मैंने दरवाजे की ओर देखा और जो मैंने देखा वो मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर था। मुझे लगा था कि लियोनबर्ग का शेरों वाला खून समय के साथ खत्म हो चुका होगा, लेकिन महाराज को देखकर पता चला ऐसा नहीं है। महाराज ने गंभीरता से मुझसे कहा, अपने पिता को अभिवादन भी नहीं करोगे? लगता है मौत भी इंसान की असलियत नहीं बदल सकती। तब पास खड़ा वो गुरु बोला, महाराज, मुझे अभी पता चला है कि राजकुमार की याददाश्त ठीक नहीं है। पास के सैनिक चिल्लाए, ये कैसे हो सकता है? तुरंत चिकित्सक बुलाओ, राजकुमार की जांच करवाओ। जांच के बाद बूढ़ा चिकित्सक मुड़ा और बोला, महाराज, शरीर में कोई असामान्यता नहीं दिख रही, शायद मानसिक आघात के कारण अस्थायी भूलने की स्थिति हो। ये सुनकर महाराज कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बहुत आसान बहाना ढूंढ लिया। क्या तुम सोचते हो कि बस कह दोगे याद नहीं तो अब तक के सारे पाप मिट जाएंगे? लोग गलतियां करते हैं, आलोचना के हकदार काम करते हैं, लेकिन अगर बाद में अपनी गलती समझ आए और दोबारा ना करें तो ये सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन तुम अपनी गलतियों को भूलकर सब कुछ मिटा देना चाहते हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बहुत बड़े गड़बड़ झाले में फंस गया हूँ। इस शरीर का असली मालिक आखिर कर क्या रहा था? तभी एक औरत की आवाज आई, मेरा बच्चा। वो मुझे अपनी बाहों में खींच ले गई। सुना है तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है, तुम बहुत परेशान होगे ना? कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। और बीते हुए कल का क्या, भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तो तुम्हारा ये सुंदर चेहरा कितना थका हुआ लग रहा है, मेरा बेचारा बेटा। फिर वो बोली, अब तुम उस खतरनाक चीज को फिर कभी हाथ नहीं लगाओगे। अगर फिर कुछ हो गया और तुम्हें होश नहीं आया तो ऐसी स्थिति की कल्पना करके ही मैं कांप उठता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगा, माफ करना, तुम्हारा बेटा तो पहले ही मर चुका है। लेकिन उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि मूल निवासी इतने कठिन क्यों होते हैं। लगता है ज्यादातर मामलों में दया करने वाली माँ ही जिम्मेदार होती है। पता नहीं कितना समय बीत गया, आखिरकार रानी जाने की तैयारी करने लगी। मुड़कर उसने मुझे बताया कि वो फिर आएगी मुझे देखने। मुझे अच्छे से आराम करने को कहा। फिर मैं एक दूसरे भावना में डूब गया। मेरे सबसे करीबी दोस्त ने मुझे अपनी बहन की देखभाल सौंपी थी और मैंने पहले ही उसके बेटे को मार डाला, भले ही अनजाने में, लेकिन मेरी वजह से ही हुआ। पर अब हुआ सो हुआ, क्या किया जा सकता है। बस अब उसके लिए अच्छे से जीना होगा। पहले मैं एक तलवार के रूप में था, पूरी जिंदगी दूसरों के साथ युद्ध में साथ दिया, तरह तरह के गड़बड़ झाले सुलझाए। इंसानी शरीर कैसा होता है ये बात मैं भूल ही चुका था। अब बस तलवारबाजी का ज्ञान बचा था, लेकिन मुझे बस दोबारा ताकत जमा करनी है। ये शरीर भले ही मोटा और खराब हो और इसमें कोई प्रतिभा भी ना हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए तो, मैंने कितने युगों के महान योद्धा तैयार किए हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे एक मैजिक हार्ट बनाना है। मैंने अपना मोटा तगड़ा मुंह खोला और एक गहरी सांस खींची। आसपास की जादुई ऊर्जा मेरी छाती की ओर खिंचने लगी, लेकिन अभी कुछ ही पल हुए थे कि जमा हुई सारी मैजिक एकदम बिखर गई। मेरे शरीर को तेज झटका लगा, मैजिक गायब हो गई। क्या ये शरीर इसे सहन नहीं कर पा रहा? मैंने फिर कोशिश की, लेकिन फिर वही नाकामी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, बार बार मैजिक हार्ट बनाने की कोशिश करता रहा। पता नहीं कितना वक्त बीता, कितनी बार कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैजिक मेरे शरीर में प्रवेश करती, पल भर में बिखर जाती। मुझे हैरानी हुई, इस शरीर में आखिर क्या गड़बड़ है, इतना खराब क्यों है? काश मेरा पुराना शरीर होता तो मैं जबरदस्ती मैजिक भर देता। तभी एक आवाज ने मुझे रोका,
देवन्य, क्षमा करें, अचानक परेशान किया। ये रानी माता ने विशेष रूप से आपके लिए भेजी हुई टॉनिक दवा है। स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। कृपया रानी माता की भावनाओं का सम्मान करें। दासी ये कहते हुए कांप रही थी। उसे डर था कि कहीं राजकुमार फिर गुस्से में कटोरा फेंक न दे, जैसा पिछली बार किया था। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। इसमें मैजिक है ना? बिना सोचे मैंने उसके हाथ से कटोरा छीन लिया और पूरी दवा एक घूंट में पी ली। दासी आंखें फाड़े खड़ी रह गई। दवा पीने के बाद मैंने खाली कटोरा वापस उसके थाली में रखा और कहा, बस इतना काफी है, तुम जा सकती हो। वो सम्मान पूर्वक जाने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि अभी अभी जो मैजिक पी थी वो काम कर रही है। मैंने फिर से मैजिक हार्ट बनाने की कोशिश की। पता चला ये दवा सचमुच असरदार है, लेकिन अभी भी मैजिक काफी कम थी। मैंने दरवाजा खोला और जाने वाली दासी को रोक लिया। वो जो अभी दिया था और है क्या? कुछ दिनों बाद मेरी हथेली में नीली आग की लपटें बनकर इकट्ठा हो गई। मैं बेहद खुश हो गया। आखिरकार सफल हो गया। मैंने मैजिक हार्ट बना लिया। भले ही पिछले जन्म में मैंने ये काम अनगिनत बार किया था, आंख बंद करके भी कर सकता था। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया। तभी मुझे याद आया कि जिन लोगों की मैंने पहले मदद की थी, उनके शरीर में भी ऐसा ही जलन होती थी। ओह, तो मैजिक हार्ट बनाना इतना दर्दनाक होता है। फिर भी मैंने दांत पीसकर सहन किया। यहाँ बेहोश नहीं होना था। अगर बेहोश हो गया तो मैजिक का प्रवाह बिगड़ जाएगा और शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। मैंने पूरा ध्यान केंद्रित किया, बेकाबू मैजिक को पकड़ने की कोशिश की, उसे धीरे धीरे हृदय की ओर ले जाकर समाहित किया। धीरे धीरे वो तेज दर्द कम होने लगा। आंखें खोली तो समझ आया कि काम पूरा हो चुका है। ये वैसा नहीं था जो मैंने दूसरों के लिए बनाया था, बल्कि ये मेरा अपना असली मैजिक हार्ट था। मैं बहुत खुश था। आखिरकार मैंने अपना मैजिक हार्ट बना लिया। तभी सामने पीला प्रकाश चमका। सिस्टम सूचना आई। मैजिक हार्ट सफलतापूर्वक बन गया। ये स्टेटस विंडो थी, मेरे पुराने समय जैसी ही। कनेक्शन रिस्टोर हो रहा है। कनेक्शन टूट गया। वर्तमान स्तर बहुत कम होने के कारण कुछ अनुमतियां उपयोग में नहीं हैं। कुछ सीमित अनुमतियां सक्रिय की गई हैं। तीसरी आंख, दृश्य अधिक स्पष्ट। तीसरा कान, सुनाई अधिक स्पष्ट। मैंने खिड़की की ओर देखा। दृश्य पहले से कहीं ज्यादा साफ और व्यापक लग रहा था। बाहर नौकरानियों की कानाफूसी भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन कुछ ही पल बाद तेज दर्द हुआ। सिस्टम सूचना, मैजिक पूरी तरह समाप्त। वर्तमान अनुमतियां बंद। मुझे समझ आया कि पहले वाला मेरा पूर्ण संवेदन और बिना किसी अंधे कोने वाला मैजिक नियंत्रण अब गायब है। अभी मेरे पास जो थोड़ी बहुत मैजिक है, बस उससे बाहर की बातें सुनना और थोड़ा साफ देखना ही संभव है। अगर मैजिक की मात्रा बढ़ा ली जाए तो शायद सब कुछ बदल जाए। लेकिन अभी खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिला कि पेट में जोर से आवाज हुई। भूख लगी है। लगता है अभी सबसे जरूरी काम इंसानी शरीर में ढलना है। बाद में खबर सुनकर रानी खुशी खुशी दौड़कर आई। उसने कहा, तुम आखिरकार बड़े हो गए। मेरी भेजी सारी दवा एक बूंद भी बर्बाद नहीं की। फिर उसे कुछ याद आया। वैसे ये पहचानते हो? मैंने बिना सोचे कहा, नहीं पहचानता। उस आदमी ने कहा, लगता है सचमुच भूल गया है। रानी ने उसकी तरफ देखा। ऐसे में भाई, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। वो तुम्हारा इकलौता भांजा है। तभी मुझे समझ आया कि ये रानी का भाई है। लेकिन वो बेरुखी से बोला, तुम ऐसा बोल रही हो जैसे पहले उसने कोई बहुत बड़ी चीज खो दी हो। वैसे भी उसका अतीत कुछ खास अच्छा नहीं था। मैं साफ कह देता हूँ, मैं बस उसका थोड़ा वजन कम कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रखना। रानी बोली, इतना ही काफी है। लेकिन भाई, वो वाला वादा मत भूलना। मैं बेचैनी से देख रहा था। फिर मामा ने गंभीर होकर मुझे देखा, मुझे पकड़ा और ट्रेनिंग ग्राउंड में फेंक दिया। बोले, अब से तुम जो खाओगे, पियोगे, यहाँ तक कि सांस भी मेरी अनुमति से लोगे। अगर अभी भी राजकुमार वाली जिंदगी चाहिए तो वो ख्वाब छोड़ दो, पूरी मेहनत करो। शायद मैं अपना मन बदल लूं और परिवार की गुप्त तलवार तकनीक की एक चाल सिखा दूं। मैं गुस्से से भर गया। ये मुझे एक ड्रैगन स्लेयर, इस साम्राज्य के संस्थापक का गुरु ऐसे बर्ताव कर रहा है। लेकिन जब उसने मेरा कांपता हुआ शरीर देखा तो समझा कि मैं डर गया हूँ। मैं धीरे से खड़ा हुआ और बोला, मामा जी, चलिए एक शर्त लगाते हैं। 6 महीने के अंदर मैं आपको अपनी काबिलियत का एहसास करवा दूंगा। अगर हार गया तो आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर जीत गया तो आपको मेरा एक मनोकामना पूरी करनी होगी। उसे ये बात मजेदार लगी। बहुत बढ़िया, मुझे भी थोड़ा मनोरंजन चाहिए था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना आत्मविश्वास दिखाने के बावजूद ये शरीर मुझे इतनी जल्दी थका देगा। मैंने सोचा और मैजिक जुटाई, अतिरिक्त चर्बी को जलाने की कोशिश की। उसे देखकर वो हैरान रह गया। पल भर में मेरे पास आया। मेरे शरीर में मैजिक का प्रवाह देखकर और भी चौंक गया। झूठ मत बोलो, क्या तुमने सचमुच मैजिक हार्ट बना लिया?
मैंने थोड़ा रुककर फिर गर्व से कहा, हाँ, हाल ही में बनाया है। क्या हुआ, अब शर्त से डर लग रहा है? वो बोला, जब तुमने मैजिक हार्ट बनाया तब क्या सोच रहे थे और ये तरीका कहाँ से सीखा? तुम्हारी सूरत देखकर लगता है तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने क्या गलत किया है। मैजिक हार्ट, वो तो केवल सबसे निचले स्तर के भाड़े के सैनिक ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक कचरा तकनीक है। बस यहीं तक कहानी का हिस्सा है। अगर और कोई बदलाव चाहिए तो बताना। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर स्टोरी में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर मार देना, चैनल एनिरियाज को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि अगली धमाकेदार कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।